जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। मैंने आपको बताया था अपने इंट्रो में भी और किचन सेगमेंट के इख्तिताम पर भी कि आज हमारे साथ होंगे परवरिश रिकवरी सेंटर से हमारे मोतबर मेहमान। डायरेक्टर हैं जनाब इमरान अहमद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। इसी के साथ साथ हमारी बहुत प्यारी बहन है सादिया इम्तियाज़, क्लिनिकल सुपरवाइजर है परवरिश रिकवरी सेंटर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सादिया? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। वेरी नाइस, माशाल्लाह। बड़ी अच्छी स्माइल के साथ आपने जो है वो इसका जवाब दिया है। मुस्कुराती सुबह हमारे शो का नाम है, आपकी मुस्कुराहट नहीं मुस्कुराहट भी खेल दी माशाल्लाह। अच्छा सर, मैं ये बात करना चाहूँगी आपसे, माशाल्लाह आप ये रिहेबिलिटेशन सेंटर चला रहे हैं, कब से चला रहे हैं इसको? तो तकरीबन 10 साल हो गए मुझे अच्छा। इस काम में अपना सेंटर चलाते हुए। अच्छा सर, इसके पीछे सोच क्या थी? मतलब आपकी सोच को माशाल्लाह सलाम है कि आपने जो है वो ऐसा एक फील्ड चूज की जिसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी, तो आपकी सोच क्या थी ये जानना चाहूँगी। यकीनन पहले जो है हमने ज़्यादा जो काम किया प्रिवेंशन पे किया, स्कूल प्रोग्राम वगैरह किए। फिर मैंने ऐसा ही एक इदारा था अच्छा उस वक्त काम करता, उधर जॉब की और बहुत सारी ट्रेनिंगें ली। इस डिजीज़ को समझा, इसके इलाज को समझा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है इस इलाज के लिए जो ज़रूरी हैं, जिसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट क्या है, उन सारी चीज़ों को पढ़ा समझा। तो वहाँ मुझे बहुत सारी चीज़ों की कमी महसूस हुई इस सेंटर में। तो वहाँ से ख्याल आया कि नहीं अपना बनाएं जिसमें ये सारी चीज़ें मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या इस बीमारी को रिकवरी की तरफ लाने के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो है आप जो नशा जो इंसान कर रहा होता है ना, उस वक्त तो उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊं सर, मैंने जो थोड़ा बहुत होमवर्क किया उसमें मैंने देखा कि बच्चे जो हैं वो इस लिए भी नशा लेते हैं, नशा करते हैं कि फैमिली उनको इग्नोर कर रही होती है, एहसास कमतरी के शिकार होते हैं, वो नशा कर लेते हैं। कुछ लड़के जो हैं वो उसमें जो होता है ना कि भाई लोग मुझसे डरे, मेरी आंखें लाल हों तो मुझसे लोग डरे, इसलिए नशा कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो है वो जागने के लिए, उनको पढ़ाई में इतना ज्यादा जो है वो फोकस करना पड़ता है, वो डिफरेंट फील्ड्स हो, अब लड़कियां जो है वो उनकी प्रेजेंटेशंस हैं, एग्जाम्स हैं, उसके प्रेशर में आके नशा करने लग जाते हैं। तो सर ये कितना बड़ा जो है एक मतलब एक ट्रॉमा है और बहुत गलत बात है। हमारी जो यंग यूथ है, बच्चे हैं खास करके, वो इसमें जो है बहुत ज्यादा जो है मुब्तला होते जा रहे हैं। जब सर आपसे जानना चाहूंगी, आपके पास जो नशे के आदी अफराद होते हैं उनके आप स्टेजेस बनाते हैं कि कितनी स्टेज है, पहले पे है, दूसरे पे है, ऐसा कुछ करते हैं? देखिए इस वक्त जो हमारे पास जब पहुँचता है, एक बात याद रखिए कि बहुत सारे तजर्बे करके फैमिली तकरीबन किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर में पहुंचते पहुंचते मरीज़ को 5 साल लग जाते हैं। उफ। तो अल्टीमेट तकरीबन हिट बॉटम के करीब ही होता है। तो उधर हमें इतनी स्क्रीनिंग जो हम करते हैं स्टार्टिंग में, तो उसमें सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हो चुकी होती हैं। ठीक है। अच्छा सर, ट्रीटमेंट कैसा होता है और क्या क्या मराहिल होते हैं? ट्रीटमेंट के 2 स्टेजेस हैं, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट है, एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। फर्स्ट स्टेज पे जो है पूरा एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम है कि जिसमें अगर हम मैं आसानी से बात करूं कि सुबह 7 बजे उठना और रात 11 बजे सोना है। सबसे पहले उनके रूल रेगुलेशन, नज़्म ज़ब्त उनका सबसे पहले सही ठीक है। अब 7 से 11 बजे तक उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, जैसे 8 बजे ब्रेकफास्ट है, फिर एजुकेशनल प्रोग्राम है पूरा एक स्ट्रक्चर जिसमें 7 मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स ट्रॉफी के शक्ल में होते हैं। ठीक है। उनमें से पूरा गुजारा जाता है जिसमें लेक्चर्स हैं, जिसमें डिजीज़ है, उसमें डिफेंस मैकेनिज्म है, क्रेविंग है, जैसे आपने बात की कि शेम एक रूट कॉज है इस बीमारी का। मेन जो अगर बात करें, शेम रूट कॉज है नशे की बीमारी का। तो बीमारी के तौर पे जब हमने लेना है तो उन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें कि 4 पहलू जो है वो मुतासर करती है, जिस्मानी, नफ्सियाती, रूहानी और माशरती। बिल्कुल। अब ऐसा ही प्रोग्राम हमें अप्लाई करना है जो आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं चारों चीज़ों को बेहतर करे। तो उस तरीके से पूरा एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम हमारा डिज़ाइन किया हुआ है जिसको हम फॉलो करवाते हैं। ये फर्स्ट स्टेज में 3 मंथ का। अच्छा। फर्स्ट स्टेज जिसे हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कहते हैं वो 3 मंथ का है, लेकिन ये कंप्लीट इलाज नहीं है, मुकम्मल इलाज नहीं है। मुकम्मल इलाज फिर सेकेंडरी स्टेज का जो ट्रीटमेंट है वो 6 to 8 मंथ है। ओके। वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, जैसे 3 महीने तो उसने वहीं रहना है, 15 दिन के बाद उसकी हर मुलाकात आएगी, घर वाले आएंगे मिलने, फिर हर वीक आएगी, सारा सिलसिला होगा। लेकिन आफ्टर 3 मंथ जो है मुख्तलिफ किस्म के टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। कोई पेशेंट होता है, फैमिली बोलती है भाई ये जाएगा तो वापस नहीं आएगा, तो हम उसको 3 महीने के बाद नहीं घर पे भेजते। अच्छा। उसका टाइम और बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है। और फिर वो जो सेकेंडरी स्टेज में है कि भाई 15 दिन के बाद वो घर जाएगा, सुबह से शाम तक घर गुजार के आएगा, वापस आएगा, फिर उस पर
پھر اس کے بعد ویکلی اس کا وزٹ ہوگا. اس طرح 1.5 مہینے ہم اس کا ڈے وزٹ کریں گے, پھر 1.5 مہینے کے بعد اس کا ٹائم پیریڈ تھوڑا سا بڑھائیں گے, اچھا نائٹ وزٹ کریں گے, پھر 3 مہینے کے بعد 2 نائٹ وزٹ کریں گے. تو آہستہ آہستہ گریجولی اس کو آگے معاشرے کی طرف ان کریں گے. بالکل جی. اسی کے ساتھ ساتھ جناب بریک کا ٹائم آ گیا ہے, تو کہیں جائیے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. اور بڑھتے ہیں سعدیہ امتیاز کی طرف, جو کہ ہیں کلینکل سپروائزر. سعدیہ, ہمیں یہ بتائیے گا کہ اگر کسی کو اچھا ریہیبلیٹیشن سینٹر ڈھونڈنا ہے تو وہ کن کن چیزوں پر جو ہے وہ نظر ثانی کرے؟ ایک اچھا ریہیبلیٹیشن سینٹر ڈھونڈنے کے لیے فیملی کو چاہیے کہ وہ ایسا سینٹر ڈھونڈیں جس کے اندر ڈیزیز کانسیپٹ کو فالو کیا جاتا ہے, کیونکہ ایڈکشن ایک برین ڈیزیز ہے. اگر اس کو آپ کیریکٹر فلو کہیں گے یا کوئی معاشرے کی خرابی کہیں گے تو اس سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ ڈیزیز ہے, تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ جہاں بھی علاج کروانے جا رہے ہیں وہ ڈیزیز کانسیپٹ یا ڈیزیز ماڈل کو فالو کریں. دوسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی وہاں پہ اسٹاف موجود ہے وہ پروفیشنل ہو, کوالیفائڈ ہو, ایکسپیرینسڈ ہو تو اور بھی اچھا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ جو کاؤنسلنگ سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں وہ کس طرح کی, گروپ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, 1-to-1 کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, اور ایک پورا پروگرام جو ایویڈنس بیسڈ ہو وہ فالو کیا جا رہا ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ جب بھی فیملی آتی ہے کسی بھی اپنے پیارے کے علاج کے لیے تو وہ پیسہ لگاتی ہے, وقت لگاتی ہے, تو پیسہ ضائع نہیں ہونا چاہیے, وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اگر شروع میں ہی اچھا سینٹر مل جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے اس انسان کے لیے جو نشہ کا استعمال کرتا ہے. اگر بہت سارے سینٹرز سے ہوتے ہوئے آتے ہیں تو نشے کا استعمال وقت کے ساتھ بڑھتا ہے, اور نشہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جان لیوا بیماری ہے. بالکل. اس سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس سے اور مزید بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. بالکل. اچھا, یہ تو مطلب یہ چیزیں جو ہیں وہ فیملیز کو جو ہے وہ نظر ثانی کرنی چاہیے, خیال کرنا چاہیے. جی, اور اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو بھی ادارہ جہاں بھی آپ جا رہے ہیں علاج کے لیے وہ فیملی پروگرام بھی شامل رکھتا ہو اپنے پروگرام میں, کیونکہ فیملی کو بھی بلایا جاتا ہے اور فیملی کو بھی گائیڈنس پرووائڈ کی جاتی ہے. کیونکہ بہرحال مریض نے ٹھیک ہو کے واپس اپنے گھر جانا ہے, تو گھر والوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اب مریض کس طرح کی حرکت کرے گا یا کیا کچھ کر سکتا ہے, اور اس کو واپس نشے میں لگنے سے بچانے کے لیے فیملی کیا کردار ادا کر سکتی ہے. بالکل. تو فیملی پروگرام ہونا ضروری ہے اس علاج میں. بالکل جی. اچھا سر, آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ابھی اس وقت آپ کے جو ہے کلینک میں کتنے جو ہے لوگ ایڈمٹ ہیں؟ سعدیہ کی بات سے پہلے میں ایک بات کہوں گا کہ فیملی عموماً بہت ضروری ہے کہ فیملی کو بھی اس بیماری کے بارے میں جاننا, ورنہ فیملی عموماً ٹوٹکے استعمال کرتی ہے. اچھا. جی, یہ بہت زیادہ ہے کہ چلو 3 مہینے کا ہو گیا, فیملی کو بتا بھی رہے ہیں ہم, اس کے باوجود بھی اس کو باہر بھیج دو, اس کو نوکری کرا دو, اس کو جو ہے کوئی بزنس کرا دو, اور کچھ نہیں ہے تو اس کی شادی کرا دو, وہ صحیح کر لے گی. تو یہ ٹوٹکے استعمال کرتی ہے فیملی. تو ہمیں اس چیز کو ضرور دیکھنا ہے کہ بیماریاں ٹوٹکوں سے صحیح نہیں ہوتی, اس کا پراپر علاج ہوتا ہے. تو یہ کیوں ہمارے لوگ جو ہے سر سوچتے ہیں کہ نا شادی کرا دو ٹھیک ہو جائے گا؟ وہی ہے نا کہ بیماری کو نہیں سمجھتے. جب تک ڈیزیز کو کہ یار ڈیزیز ہے پہلے اس کا علاج کرائیں کمپلیٹ. ہم جب پریفر کرتے ہیں کہ نہیں, کم سے کم جب ریکوری میں آتا ہے کوئی بھی کلائنٹ تو فیملی کو بتاتے ہیں کہ 2 سال تک اس کی شادی نہیں کرانی ہے. اچھا. کم سے کم, کیونکہ وہ جو آفٹر ایفیکٹس ہیں یا پوسٹ ایکیوٹ وڈرال سمٹمز ہیں, کچھ علامات ایسی ہیں جو لانگ ٹرم چلتی ہیں نشے کے مریض میں. اچھا. تاکہ ان سے وہ سارا گزر جائے تو پھر اس کے بعد اس کو آپ جو بھی سارا سلسلہ ہے کرنا. ایون کہ یہ بھی ہم اس کو پریفر کرتے ہیں کہ بزنس بھی نہیں کرائیں, اگر کرانا بھی ہے 7-8-9 مہینے بعد نوکری کرے, جاب کرے, آہستہ آہستہ اس کو آگے کی طرف معاشرے میں کرنا. بالکل صحیح بات ہے. اچھا سر, اب میں وہی سوال جو آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے ابھی سینٹر میں کتنے لوگ جو ہیں وہ ایڈمٹ ہیں, افراد آپ کے مریض؟ دیکھیں, ہمارے 3 سینٹر ہیں اس وقت کراچی میں. اچھا, ماشاءاللہ. جو ایک ملیر سینٹر سے پرانا ہے, اس میں تقریباً 90 کلائنٹس ہیں ہمارے, اور ایک معاج گوٹ میں ہے. یہ پریویلیج کلاس کے ہیں دونوں سینٹر. اچھا. انڈر پریویلیج کہہ لیں اس کو. اور ایک مواج گوٹ میں ہے, اس میں 60 کلائنٹس ہیں. اور جو ہمارا ایک ایگزیکٹو کلاس فیسلٹی ہے وہ کلفٹن پہ ہے, اس میں فیمیل بھی ہوتی ہیں. اچھا. اس میں فیمیل بھی ہوتی ہیں. اس وقت ہمارے پاس جو اس کی ہماری ٹوٹل کیپیسٹی بھی ہم نے جو ایگزیکٹو کلاس کی 20 رکھی ہوئی ہے, اور اس میں اس وقت 2 فیمیل ہیں اور 12 جو ہے میل
क्लाइंट। सर ये फीमेल्स के बारे में बात करना चाहूँगी, ख़वातीन में बहुत ज़्यादा जो है वो रेशो बढ़ गया है, नशे की एडिक्ट हो गई हैं बहुत ज़्यादा जो है, तो आपको क्या लगता है कि ख़वातीन का रेशो और मर्दों का रेशो, आपके मतलब एक्सपीरियंस आपको है तो आप बता सकते हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, खैर मेल तो बहुत ज़्यादा है, फीमेल का भी हो रहा है, और ख़ास तौर पे ये जब आइस जब से हुआ है सिलसिला, तो फीमेल का भी बहुत ठीक ठाक जो है बढ़ गया है रेशो, क्योंकि वो करती तो शौकिया करके करती हैं, लेकिन बहुत जल्दी जो आइस है वो एडिक्टिव की तरफ ले जाती है, वो फिर उनसे छोड़ने के बस में नहीं होती। अल्लाहु अकबर। सर कौन सा नशा जो है सबसे ज़्यादा बॉडी और दिमाग को जो है वो मुतासर करता है? इस वक्त सबसे ज़्यादा तो हम बॉडी तो देखें, हीरोइन को पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा ख़राब समझा जाता था। हीरोइन क्या करती थी, वो सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करती थी बॉडी पे करती थी, क्योंकि हीरोइन पीने वाले को क्या होता है, भूख खत्म हो जाती है, जब वो खाना नहीं खाएगा तो जाहिर है उसकी कमज़ोरी आ जाएगी, लेकिन माइंड को इतना ज़्यादा जो है वो इफेक्ट नहीं करती थी। लेकिन जो क्रिस्टल है और आइस है, ये डायरेक्ट ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है। आपने कई केस सुने होंगे कि आइस के उसमें जो है उसने कत्ल कर दिया, अपने प्यारे को मार दिया। बहुत सारे भी बहरिया में कुछ अर्से पहले सही फरमा रहे हैं। आइस इतना ज़्यादा खतरनाक है, वो उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को जो है वो मार दिया, गार्ड बचे थे शायद वो, और अपने आप को भी मार दिया गालिबन, शायद ये हुआ था। हाँ, अपने आप को भी सुसाइड कर ली। और एक और जो जिसको सबसे ज़्यादा लोग बोलते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, बूटी है, चरस। चरस सबसे वाहिद ऐसा नशा है जो डायरेक्ट हमारे दिमाग की चर्बी में स्टोर होता है, और उसमें ऐसे केमिकल हैं जो पागल करने की, अमूमन आप माशरे में जब होते हैं कि यार खुशका हो गया चरस पी जी, असल में वो चरस के ही असरात होते हैं कि वो उसमें ऐसी सलाहियत है कि जो पागल करने की सलाहियत रखती है। और मेजॉरिटी जहाँ से अगर हम नशे की बीमारी की बात करें, नशा शुरू करने की इब्तिदा सबसे पहले चरस से ही होती है। अल्लाहु अकबर। चरस, या जिससे भी हम हिस्ट्री लेते हैं, स्टार्टिंग जो है चरस या अल्कोहल, अगर मेजॉरिटी देखें तो चरस है। चरस है। तो सर ये जो आपने बताया कि हीरोइन का जो है वो इस्तेमाल इस तरह होता है, मैंने बहुत जगह सुना भी है कि आजकल जो है ख़वातीन खासतौर पर दुबला होने के लिए भी हीरोइन का इंतखाब कर रही हैं कि वो पतली हो जाती हैं, हाँ। फेस फीचर्स बन जाते हैं, बॉडी जो है वो श्रिंक हो जाती है, तो ये क्या एक मसला हो गया अचानक से, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसीलिए ना कि हीरोइन जो है, मैंने आपको बताया ना कि वो बिल्कुल भूख खत्म कर देती जी, तो जब भूख खत्म हो जाएगी, वो खाएंगी नहीं कुछ, तो ऑटोमेटिकली वो दुबली हो जाएगी। असल मसला ये है। लेकिन अच्छा ये आप क्या समझते हैं कि हमारी जो स्कूल लाइफ होती है, वालिदैन को स्कूल लाइफ से ही जो वो एक्टिव हो जाना चाहिए बच्चों के ऊपर कि वो किस उनकी सोहबत क्या है, क्योंकि सोहबत से सबसे ज्यादा जो है बच्चे जो है वो बिगड़ते हैं और खराब हो जाते हैं, तो सोहबत आप क्या समझते हैं? यही वही लाइफ होती है। अगर मैं कहूँ कि 9th 10th से लेके इंटर तक का ये टाइम पीरियड बड़ा क्रूशल है, बड़ा ख़तरनाक है। इसमें हमें बहुत ज़्यादा अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पे, उसके दोस्तों पे, किस किस्म के दोस्त हैं, वो मालूमात होनी चाहिए, कहाँ जा रहा है, किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है, वो सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा मॉनिटर करनी पड़ती हैं। और अगर कोई चीज़ ऐसी उसमें नज़र आ रही है तो फौरी तौर पे इक़दामात उठाएं जी, ना कि हम उसको डिले करते रहें, चलो कोई बात नहीं आज कर लिया, नहीं है। पहले समझाने की स्टेज, जब हम बात करें सेंटर में, किसी भी ट्रीटमेंट सेंटर में आते आते एडिक्शन में जब पड़ गया होता है क्लाइंट, तो 5 साल लग जाते हैं उसे, फैमिली को एडिक्शन सेंटर पहुंचते पहुंचते। या तो वो छुपा रही होती है, समझा रही होती है, या लोगों से छुपा रही होती है कि नहीं, बदनामी का खौफ, स्टिग्मा जो है वो होता है कि पता ना लगे किसी को, और उस पता ना लगने में वो और बढ़ती जाती है। बिल्कुल, जिस तरह दूसरी बीमारियां हैं, शुगर है, उसको तो नहीं छुपाते, फौरन जाते हैं, लेकिन इसको बीमारी नहीं समझते। बिल्कुल सही बात है, इसके साथ स्टिग्मा बहुत ज्यादा है। जी सर, अगर किसी के बच्चे को ये लत लग जाए तो फैमिली को जब पता भी चल गया तो उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप तो सबसे पहले के मिसाल है कि स्टार्ट में ऐसा तो नहीं होगा कि उसने पी और मरीज बन गया है बहुत ज्यादा, उसी वक्त वो इक़दामात उठाए कि वो दोबारा वो स्टेप नहीं ले, आगे नहीं बढ़े, चाहे वो दोस्त हैं उसके प्यार मोहब्बत से हर तरीके से उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताएं कि क्या क्या हो सकता है, और फिर उस पर ज़्यादा जो है हमें एक टफ लव यूज़ होता है, उधर ही से उसको हम यूज़ करें। अच्छा, वो सादी आपको बताएंगी टफ लव क्या होता है, जो हम इस बीमारी में भी जब मुब्तला हो जाते हैं उस पर भी यूज़ करना पड़ता है। तो बच्चों को शुरू से ही हमें टफ लव की तरफ लेके जाना है। ओके, तो सादी आप हमें बताएं ये टफ लव क्या है?
टफ लव जैसे नाम से जाहिर है, टफ का मतलब है सख्त, लव का मतलब है प्यार। प्यार तो हर वालिदैन अपने बच्चे से करते हैं, लेकिन बच्चे की भलाई के लिए वो काम करते हैं जो बच्चे को नागुज़ीर होता है, नापसंद होता है। तो टफ लव में सख्त मोहब्बत है। ठीक है। तो सख्त मोहब्बत तभी जाहिर करते हैं जब किसी बच्चे को भलाई की तरफ, सही रास्ते की तरफ लेके जाना होता है। तो टफ लव में वो वाले सारी चीज़ों पे अमल करना होता है जिससे आपका बच्चा, आपका प्यारा नशे से निकल सके। लेकिन जब भी कोई नशा कर रहा होता है वो ये समझता है कि ये मेरे दुश्मन हैं, मुझे नशे से अलग कर रहे हैं। अल्लाह, अच्छा। क्योंकि नशा जो है आपके सोचने समझने की सलाहियत को मुतासिर कर देता है, सही फैसले नहीं ले सकते, समझ नहीं सकते। तो जब भी कोई इंसान नशे में होता है तो उसके ज़िंदगी के सारे पहलू मुतासिर होते हैं, जिस्म है, दिमाग है, और इसी तरह पैसे ख़त्म हो जाते हैं, चोरियां करने लग जाता है, घर वालों से झगड़ा करने लग जाता है, बहुत सारे नशई रवैये उसके अंदर आ जाते हैं। तो फिर जब वालिदैन या घर वाले कोई ऐसा स्टेप लेते हैं जो उसके लिए नापसंदीदा होगा लेकिन उसके लिए भलाई होगी उसमें, तो ये टफ लव है। जी, वेरी गुड। बहुत अच्छे से जो है वो सादिया ने हमें बताया। लेकिन आप लोगों के यहाँ जो सर जो एडमिट होते हैं पेशेंट्स, वालिदैन लेके आते होंगे, कोई कभी किस हालत में आता होगा, कभी किस हालत में आता होगा। आपका जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, माशाल्लाह आपने बताया कि आपको 10 साल हो चुके हैं, तो वो आपने ऐसा कोई पेशेंट देखा हो जो आपको आज तक याद है कि मैंने ये आज से पहले कभी नहीं देखा था? तो एक से एक है, मैं किसी को हर एक को कहता हूँ आज से पहले बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छा। बहुत सारे ऐसे तजर्बे मेरे को बहुत अच्छे हैं कि बहुत ज़्यादा क्रॉनिक रिलैप्स, और उसमें फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा, बार बार जब कहते हैं फैमिली का रोल, फैमिली के जो जैसे टफ लव है तो दो जो अमूमन रवैये अपनाए हुए होते हैं, एक एनेबलिंग का और एक प्रोवोकिंग का, दो तरीके अपनाए हुए होते हैं फैमिली ने। या तो बहुत ज़्यादा उसकी, जैसे इसने बताया टफ लव क्या है, तो उससे पहले एनेबलिंग भी हमें थोड़ा सा समझना है कि एनेबलिंग क्या होती है। एनेबलिंग क्या है कि कोई नुकसान करके आ गया, घर वालों ने पूरा कर दिया, कोई चीज़ हो गई, उसको हर चीज़ से पैम्परिंग करना, जैसे कि अरे बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। अब इलाज में भी बाज़-औक़ात जो फैमिली की तरफ से मुश्किलात, बाज़-औक़ात मरीज़ आ जाता है प्रोग्राम में, इलाज में फैमिली नहीं आती, फैमिली नहीं आती, बाज़-औक़ात फैमिली आती है, मरीज़ नहीं आ रहा होता, लेकिन फैमिली जब आ जाती है तो अल्टीमेट फिर मरीज़ को आना पड़ता है। तो वो भी तजर्बे, जैसे मरीज़ तजर्बे करते हैं, वह हो गया, मैं सही हो गया, 3 महीने इलाज हो गया, सब सही है, तो इसी तरह फैमिली भी करती है। फैमिली को हम पूरा इस बीमारी के बारे में बताते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना तजर्बा करती है, जो मैंने बताया टोट के नहीं हम इसको बाहर भेज रहे हैं, हम इसको ये कर रहे हैं। लेकिन फैमिली भी एक दो दफ़ा जब तजर्बा हो जाता है कि नहीं, फिर समझ आता है उनको, नहीं यार ये बीमारी है। सही बात है। इसी तरह जैसे शुगर का मरीज इतनी जल्दी तो नहीं वो मान लेता अपनी बीमारी को, उसका भी डिनाइल बड़ा मजबूत होता है। जी जी जी, कि नहीं वो अभी टेस्ट कराया था, ये खा लिया था, इसलिए इस वजह से तो इसी तरह इस बीमारी में भी, क्योंकि वो फिर भी एक बीमारी को मान लेते हैं, लेकिन इसको बीमारी को मानना मरीज के लिए भी और फैमिली के लिए भी बड़ा टफ होता है, उनको समझाना और सारा सिलसिला। लेकिन जब हमारा तजर्बा है, फैमिली जब प्रोग्राम में आती है तो अल्टीमेट उनका प्यारा निकल जाता है इस चीज़ माशाल्लाह। जब फैमिली भी अगर नहीं आती फिर बहुत मुश्किल है, फिर बहुत ही मुश्किल है कि वो उनका प्यारा इस चीज़ से निकल जाए। तो देखे ना, जिंदगियां गुजर जाती हैं लोगों की, वो देखते होते हैं भाई ये किसी नशे में मुलव्विस है, वो बुढ़े हो गए, वो फिर ना आपकी रिस्पेक्ट नहीं रहती, फैमिली में आपसे बच्चे जब वो उकताने लगते हैं, माशरे में आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहती, आप जब अजीब व गरीब हरकत में मुलव्विस हो जाते हैं, जैसे कि सादिया ने बताया, आप चोरी करने लग जाते हैं, क्योंकि जब आपको लत लग जाती है तो फिर आपको वो लत पूरी करनी होती है। तो सर आपसे एक और बात जानना चाहूंगी, अपने जो रिहैब सेंटर में आप जो है वो एक्टिविटीज भी कराते हैं अपने मरीजों के लिए, वो कौन कौन सी होती हैं? एक्टिविटीज़ जो हमारे मरीज सेंटर में जो प्रोग्राम है उसमें लेक्चर्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के एजुकेशनल प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा उधर। फिर वीकली बेस पे एक वर्कशॉप की शक्ल में जो प्रॉब्लम्स उसको आगे आने वाले हैं, तो वर्कशॉप की शक्ल में उसको हम सिखाते हैं कि किस तरह से हमने उसमें अपना हिस्सा डालना है और किस तरह से हम, अगर ये मसला आएगा तो किस तरह से निकल सकते हैं। ठीक है सर, एक्टिविटीज पे हम पूरी गुफ्तगू करेंगे, ब्रेक का टाइम आ गया है, ब्रेक के बाद। तो जनाब ब्रेक का टाइम आ गया, वक्फा भी जरूरी है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। बढ़ते हैं सादिया की तरफ। सादिया, आपसे जानना चाहूंगी फैमिली रोल्स क्या होने चाहिए, फैमिली का किरदार कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जी, फैमिली का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और जब कोई भी इंसान नशा कर रहा होता है तो फैमिली को अंदाज़ा नहीं होता कि उस फैमिली जो कुछ भी अपने प्यारे के साथ करेगी वो उसकी नशे की बीमारी को किस हद तक बढ़ाता चला जाएगा। अब जैसे सर ने बात की थी इनेबलिंग की,
तो इनेबलिंग वो रवैया है जो घर में कोई एक ना एक फ़र्द अदा कर रहा होता है। मोस्टली जो है माएँ अदा कर रही होती हैं, बहनें या बीवियाँ ऐसा कर रही होती हैं कि अगर कोई किसी चीज़ से नुकसान पहुंचने वाला होता है तो उस नुकसान से पहले ही उस अपने प्यारे को बचा देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कर्जे लिए हुए हैं, क्योंकि नशे में इतना पैसा ज़ाया किया जाता है, महंगा महंगा नशा इस्तेमाल करते हैं तो पैसा चाहिए होता है। अब किसी से कर्जा लिया हुआ है तो फैमिली कर्जा खुद उतार देगी। अगर जॉब पे जा रहे हैं और जॉब में कोई मसला है तो फैमिली फ़ोन करके कोई बहाना बना देगी। तो इनेबलिंग का मतलब है वो रवैये फैमिली करती है जिससे जो मरीज है वो अपना नशा जारी रख सके। तो वो उसको इनेबल करती रहती है कि वो नशा करता रहे, उसको उसके नताइज भुगतने नहीं देती, कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने देती। तो ये इनेबलिंग हो जाता है। जो वो इलाज से पहले फैमिली कर रही, फैमिली में कोई एक शख्स कर रहा होता है, कोई एक शख्स ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा कर रहा होता है। मोस्टली फादर्स हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, जो हमेशा गुस्सा करके जो भी मरीज होता है नशा करने वाला, उसको प्रोवोक करता है कि वो गुस्से में आए, तैश आए उसको और वो दोबारा जाके नशा करे। क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे एहसासात को दबा देती है। तो चाहे गुस्से का एहसास हो, दुख का, गमी का, उसको दबा देगा। तो जब घर वाले प्रोवोक करेंगे तो वो नशा करके उसको दबाएगा। बिल्कुल। अच्छा, तो फैमिली इस तरह के बहुत सारे रोल्स अदा कर रही होती है। तो जब फैमिली प्रोग्राम में फैमिली आती है और उनको पूरा गाइड किया जाता है कि ये डिजीज़ कॉन्सेप्ट क्या है, ये एडिक्शन किस चीज़ का नाम है, ये ब्रेन डिजीज़ है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, और फिर जब मरीज़ इलाज के दौरान होता है तो आपने हर हफ्ते आना है, उससे मुलाकात करनी है। आप आएँ, आप मुलाकात करें और हम आपको साथ साथ प्रोग्रेस भी गाइड करेंगे और जो सारी चीज़ें हो रही हैं उसके हवाले से भी गाइड करेंगे कि जब नशा छोड़ देगा तो फिर भी इस बीमारी के असरात आते रहेंगे, उनको कैसे डील करना है। बिल्कुल। नशा छोड़ने के बाद फिर से तलब होगी नशा करने की, क्योंकि तलब तो रहेगी। बिल्कुल। उस तलब को मरीज को तो हम इलाज गाह में ग्रुप्स में सिखा रहे होते हैं, फैमिली को भी बताना होता है कि अब जब ये रिकवरी में आ रहा है तो रिकवरी को कैसे लेके मैनेज करना है। तो फैमिली जो है अक्सर औकात जब प्रोग्राम में नहीं आती है, वो चीज़ें नहीं सीखती है फैमिली प्रोग्राम में, तो वही जैसे सर ने कहा टोटके आजमा रही होती है, इसको दुबई भेज दो, इसको सऊदीया भेज दो। आप यकीन करें मक्का मदीना में बैठ के जो है नशा किया जा रहा होता है। तो ये जगह से इसका ताल्लुक नहीं है, वो इंसान के अपने अंदर से ख्वाहिश होती है नशा करने की। क्योंकि नशे की बीमारी जो है एक मौरूसी बीमारी है, बाप दादा से आ रही होती है, बुनियादी बीमारी है, किसी और बीमारी के नतीजे में तो नहीं लग रही है। हाँ, लेकिन इसकी वजह से दूसरी बीमारियां हो रही हैं। और हर बार जब भी इंसान नशा छोड़ता है, उसका इलाज करवाता है और उसके बाद जब दोबारा नशा करता है तो वो जो नशा लेने की मिकदार होती है वो हर दफ़ा ज़्यादा होती है, ज़्यादा हो जाती है। और ज़्यादा नशे से जो है ओवरडोज से डेथ भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसा होता है। इंजेक्शन का यूज़ करते हैं तो उससे गलत इंजेक्शन लग गया, डेथ हो गई। बहुत सारे ऐसे नशे हैं जिनसे कैंसर हो सकता है। और अगर कोई ख़वातीन जो है नशे का इस्तेमाल कर रही हैं और वो प्रेग्नेंट हैं तो उनका पैदा होने वाला जो बच्चा है उस पर कितने असरात पड़ेंगे। तो फैमिली को सारी चीज़ों से आगाह करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक फ़र्द का मसला नहीं है, एक फ़र्द का डिजीज़ नहीं है, पूरी फैमिली उससे मुतासिर हुई है। बिल्कुल होती है। फैमिली तकरीबात में जाना छोड़ देती है, झूठ बोलती है कि भाई हम जाएंगे, हमें बेइज्जती का सामना होगा कि आपका बच्चा कहाँ है, आपका प्यारा कहाँ है, आपका शौहर कहाँ है। तो फैमिली झूठ बोलती है, हमने दुबई भेज दिया, इलाज करवाने के लिए भेजती है और सबसे ये कहती है हमने दुबई भेज दिया है, वो बाहर गया हुआ है किसी काम से, वो आजकल बहुत मसरूफ़ है अपने काम के सिलसिले में। तो फैमिली को जब एक्सेप्ट नहीं करते, स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में, बिल्कुल बहुत बुरा समझा जाता है। बाकी बीमारियों की तरह अगर इसको भी तस्लीम किया जाए कि ये एक बीमारी है, और बीमारी ये नहीं देखती कि क्या उम्र है, क्या ज़ात है, अमीर है, गरीब है, मर्द है, औरत है, छोटा है, बड़ा है, क्या है, बीमारी किसी को भी लग सकती है। कोई भी इंसान ये गारंटी नहीं दे सकता कि मुझे शुगर नहीं होगी, मुझे ये नहीं होगा, मुझे वो नहीं। तो नशे की भी बीमारी किसी को भी लग सकती है, और हर नशे का इस्तेमाल करने वाला नशे का मरीज नहीं होता है। बिल्कुल। और नशा भी दो किस्म का है, केमिकल और नॉन केमिकल। अब थोड़ी देर पहले सर ने जैसे स्कूल की बात की, तो जब मैं स्कूल में जॉब कर रही थी तो वहाँ मैंने देखा कि 5-6 क्लास के बच्चे भी जो हैं वो नशे में मुब्तला हैं, लेकिन वो नॉन केमिकल नशा है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये ड्रग्स का इस्तेमाल किया तो ये नशा है।
वहाँ पे पेरेंटिंग रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चों की अनसुपरवाइज्ड एक्टिविटीज़ ना हो। जहाँ बच्चों की अनसुपरवाइज्ड एक्टिविटीज़ होंगी वहाँ बच्चे किसी गलत सोबत में पड़ेंगे और वो नॉन केमिकल नशे की तरफ भी जा सकते हैं और केमिकल नशे की तरफ भी जा सकते हैं। अब छोटे बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, पेरेंट्स को पता नहीं वो क्या देख रहे हैं, क्या कर बिल्कुल रहे सही हैं। बात है। तो ये मोबाइल एडिक्शन भी होती है। बिल्कुल है, ये भी एक तरीके का नशा ही हो तो गया। बहुत सारी नॉन केमिकल एडिक्शन भी होती हैं। तो पेरेंट्स को ख़ास तौर पे अपने जब बच्चा छोटा हो तब से उस पर तवज्जो रखनी चाहिए। वो किस तरह के लोगों से मिल रहा है, किस तरह के दोस्त हैं, किस सोबत में उठता बैठता है, तो फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस पर नज़र रखे। और ज़रूरी नहीं है कि फैमिली हमेशा डांट के, डरा के, धमका के अपने प्यारे को जो है वो सीधे रास्ते पे लाए। टफ लव शो करें, इलाज भी करवाया है नशे का, तब भी उसको बताएं कि अगर आप अपने मैनेजमेंट के प्लान पे चलोगे, रिकवरी के प्लान पे, तो तब आपको ये चीज़ मिलेगी। बहुत सारी फैमिलीज ऐसे करती हैं कि अब मेरा बच्चा नशा करके नशे का इलाज करवा के आया है, 3 महीने हमसे दूर रहा है, तो बस अब इसको बाइक दिला दो, अब इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दो, अब इसकी वो ख्वाहिश पूरी कर दो। तो बीमारियों का इलाज ऐसे नहीं होता। टफ लव आपको जो है वो दिखाना पड़ता है, बिल्कुल और फिर दिखाना उसको पड़ता है, लेके मेंटेन करना पड़ता है। मैनेजमेंट पूरी होती है जी। अगर जैसे शुगर का मरीज है या हाइपरटेंशन है तो डॉक्टर कुछ ना कुछ एहतियाती तदबीर बताएगा और फैमिली फॉलो करवाएगी अपने बच्चे को, अपने प्यारे को। इसी तरह नशे की बीमारी में भी जब घर जाते हैं 3 महीने के बाद, तो जो मैनेजमेंट बताई जाती है एहतियाती तदबीर, उसको फॉलो करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी वरना है। दोबारा से नशे वाले रवैये आ जाएंगे, दोबारा से नशा आ जाएगा, वहीं के वही फैमिली भी वहीं आ जाएगी और क्लाइंट भी वहीं आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात जो है सादिया ने बताई कि फैमिली का जो है किरदार वो सबसे ज़्यादा अहम है। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल जो हमने डिस्कस किया, अभी हम एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहे थे, वो एक्टिविटीज़ का बताइएगा आपके रिहैब सेंटर में कौन असल में अगर हम बात करें नशे की बीमारी का, टोटल बिहेवियर मॉडिफिकेशन है जिसपे हम काम करते हैं। ठीक है। टोटल बिहेवियर मॉडिफिकेशन है। अगर हम एक्टिविटीज़ की बात करें, एक तो चीज़ ये है कि जो लेक्चर्स वगैरह हैं 10-12 किस्म के, जिसमें शेम भी है, जिसमें डिजीज़ कॉन्सेप्ट है, एक्यूट पोस्ट एक्यूट विड्रॉल है, और शेम है, क्रेविंग है, इट्स मैनेजमेंट्स है, ड्रामा ट्रायंगल है जो वर्कशॉप की शक्ल में होते हैं, वो बहुत ज़रूरी है कि उसमें रोल हमें बहुत अच्छी तरीके से पता लगे। तो मुख्तलिफ किस्म की, एक तो ये है जो एजुकेशनल प्रोग्राम है। बिल्कुल। अच्छा, एक हमारा पुल अप सिस्टम भी है। फैमिली जब बात की टफ लव और साथ, जब रूल्स रेगुलेशन हमारे सेंटर के पूरे बने हुए हैं और उसको फॉलो करना है, अच्छा, लाजमी है। ठीक है। इवन कि इस हद तक है, बिहेवियर की जब हम बात करें तो उसमें एक दूसरे से बहस की इजाजत नहीं है। अच्छा। नाम के साथ भाई का लफ्ज इस्तेमाल करना, हम यहीं से स्टार्टिंग ही यही है। वेरी गुड जी। वो सारी चीजें, ठीक है ना, सफाई का ख्याल रखना है, बैठ की अपनी सारी चीजों को खुद ख्याल रखना है, जिम्मेदारी, ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। फिर उसके बाद इन्हीं में से हम हेड और डिप्टी हेड बनाते हैं जो पूरे हाउस को लेके चल रहा होता है। बिल्कुल। दूसरे मरीजों को जिसको महीना 1.5 महीना होता है, अच्छा। हेड डिप्टी हेड, अब उसको जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ा के दे दी। बिल्कुल, वेरी कि नाइस। अब वो ये चीजें सीखे, मैनेजमेंट कैसे करनी है, कि भाई तमाम जो दूसरे क्लाइंट्स हैं उनको लेके चलना है, उनसे काम भी लेने हैं और सारा सिलसिला करना है। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां देके उनको इस चीज का आदी बनाया जाता है, जिम्मेदार बनाया जाता है। जिम्मेदार बनाया जाता है। वेरी गुड। अच्छा सर, आपसे कोई अगर राब्ता करना चाहे, किसी को आपके रिहेबिलिटेशन सेंटर में आना हो, तो कैसे राब्ता कर सकते हैं? देखिए, हमारा गूगल पे भी परवरिश रिकवरी सेंटर डालेगा, टोटल हमारी वेबसाइट और हर चीज़ आ जाएगी। फेसबुक पे परवरिश रिकवरी सेंटर का पेज है, वो आप सर्च करेंगे, तमाम सेंटर्स के हमारे एड्रेस वगैरह आ जाएंगे उसमें। अच्छा। इंस्टाग्राम पे भी है, लिंक्डइन पे भी है, यूट्यूब पे भी चैनल है। ओके जी। इसी के साथ साथ जनाब, आप लोगों ने हमारा शो देखा, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और आगाही फराम हुई होगी। इसी के साथ साथ शो का इख्तिताम हो गया और पता नहीं चला 1 घंटा कहाँ उड़ गया। मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि इतनी बातों में मैं खो गई कि मुझे समझ नहीं आई। सर, थैंक यू सो मच आपका, और सादिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ जनाब, जिंदगी रही तो कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, लेकिन मैसेज भी तो लेना है इन लोगों से। मैसेज सर कुछ देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि अगर कोई भी आपका प्यारा फंस गया है तो फौरी तौर पे इलाज की तरफ आएं, और इलाज गाह को ज़रूर, जैसे मिस सादिया ने बताया, कि उस इलाज गाह में देखें कि क्या
جس کے لیے جا رہے ہیں وہ ٹریٹمنٹ فلفل ہو رہا ہے نہیں, جان نہیں چھڑائے ہم, وہ فیملی بولتی ہے بس ٹھیک ہے داخل کرا دو. تو جب اپنے بیماری کا کوئی علاج, دوسری بیماری کا جب علاج کراتے ہیں اس کے لیے تو ایک ڈاکٹر بدلتے ہیں, دوسرا بدلتے ہیں, معلومات کرتے ہیں. تو اس بیماری کو بھی بیماری سمجھیں اور فوری طور پہ ہیلپ لیں, ہار نہ مانیں. سعدیہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں پہ, اپنے ارد گرد کے ماحول پہ نظر رکھیں اور کسی کو جج نہ کریں. اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو اپنے الفاظ سے ان کو تکلیف نہ پہنچائیں. آپ ان کو بہتری کی طرف راستہ ضرور دکھائیں لیکن کسی کی دل آزاری نہ کریں, جج نہ کریں اور ان کی فیملی کو باتیں نہ سنائیں کیونکہ فیملی بہت تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے. اور بچپن سے ہی بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو بچہ کسی غلط صحبت یا غلط جگہ پہ تو نہیں جا رہا. بالکل جی. اسی کے ساتھ ساتھ جناب میں بھی ایک بات ایڈ کرنا ضرور چاہوں گی کہ فیملیز کا تو کردار ہے لیکن فیملی کا یہ بھی رول ہونا چاہیے کہ اسکول لائف سے اپنے بچوں کے اوپر وہ دھیان کریں اور دیکھیں کہ بچہ کی صحبت کیسی ہے, بچہ کن دوستوں کے ساتھ اٹھتا ہے, بیٹھتا ہے, کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے, وہ کوئی آپ سے گھر میں آتے ہی اس کا کیسا بیہیو ہے, گھر میں آتے ہی آپ سے کہیں شرماتا تو نہیں ہے, کہیں چھپ کے کہیں تھوڑی دیر بعد تو نہیں آپ سے رابطہ کرتا. یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. جب آپ گیٹ کے دروازہ کھولتے ہیں نا اور بچہ سلام ہی کرتا ہے آپ کو تو آپ دیکھیں, آپ اس چیز سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ بچے کا بیہیویئر ہوگا یا جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں ان کا بیہیویئر ہوگا وہ چینج ہوگا, کیونکہ نشہ جو کرتا ہے وہ چھپانا چاہتا ہے کہ میں چھپا لوں لوگوں سے, کسی کو پتہ نہ چلے. تو جناب اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بھی اس بیماری میں مبتلا افراد ہیں, جیسے کہ سعدیہ نے کہا, ان کی بات کو بولنا چاہوں گی کہ اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں, اس چیز کو بیماری ہے, بیماری کے طور پر لیں, جیسے شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, انشاءاللہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں واپس لوٹ آ سکتے ہیں. چانس جو ہے ان کو بالکل ملتا ہے لیکن یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ چاہتے ہیں تو وہ ریکور ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جناب اپنی دوست, اپنی ہوسٹ, اپنی پیاری سی سہیلی کو اجازت دیجیے. اپنے معزز مہمانوں کا میں پھر سے جو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. زندگی رہی تو کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. جناب اپنی سہیلی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ, اللہ حافظ.